वेलकम बैक टू आपका चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों अपने को लेक्चर अपलोड करे हुए, और जैसा कि नीट एग्ज़ाम्स बहुत पास में है तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। और जैसा कि नीट जो है उसमें एनटीए बोलता है कि पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, तो उसी चीज़ को अपन लेकर के चलेंगे प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड। और बायोमोलिक्यूल्स का जो टॉपिक है जैव अणु, इसके लिए हम बोल देते हैं कि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स डिवाइडेड है। जैसे कि अपन बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स और एंजाइम्स। तो आज जो है इसको मैं एक प्लेलिस्ट की तरह अपलोड करूंगा, ठीक है। इसके लिए लेक्चर्स छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, ताकि आप लोगों को भी पढ़िया आसानी हो जाए थोड़ी पढ़ने के अंदर। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंजाइम्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलो। एंजाइम्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं क्या होते हैं। अपन बहुत सारी रिएक्शंस देखते हैं जिसके अंदर बात करते हैं कि एंजाइम्स ये, एंजाइम्स वो, एंजाइम्स ऐसा, ये वाला एंजाइम काम आएगा, वो वाला एंजाइम काम आएगा। तो आखिर होते क्या हैं ये एंजाइम्स। और देखना, किसी रिएक्शन के अंदर जब एंजाइम डाला जाता है तो वो रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है। बिना एंजाइम के जो रिएक्शन होगी उससे ज़्यादा तेज होगी कौन सी, एंजाइम वाली रिएक्शन। तो अपन इसमें बात कर लेते हैं होता क्या है इसके अंदर। तो अपन बोलते हैं कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ये अधिकतर ये होते हैं प्रोटीन्स। अधिकतर एंजाइम्स जो है वो होते हैं प्रोटीन्स। अब अधिकतर प्रोटीन्स होते हैं यानी सभी प्रोटीन्स नहीं होते हैं, अधिकतर प्रोटीन्स होते हैं। तो कुछ क्या होते हैं फिर, तो इसका मतलब सम आर न्यूक्लिक एसिड। तो मोस्टली एंजाइम्स तो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। अब बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स में भी कौन होता है। न्यूक्लिक एसिड में जैसे हम डीएनए पढ़ते हैं, आरएनए पढ़ते हैं, तो आरएनए जो है वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, एंजाइम्स की तरह। और ऐसे आरएनए जो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं उनको कहते हैं अपन राइबोजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स की बात कर लेंगे जिनमें एक न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, उसको कहते हैं अपन राइबोजाइम्स। तो देखो, अब अपन बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम अगर प्रोटीन होते हैं, मैक्सिमम अगर प्रोटीन होंगे तो प्रोटीन की तो चार स्ट्रक्चर बताते हैं बायोलॉजी में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम एंजाइम्स प्रोटीन है, तो इसका मतलब प्रोटीन की तरह ही जो एंजाइम है उनमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यानी प्रोटीन्स में अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर है, तो एंजाइम्स में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर होगी। अब ये स्ट्रक्चर क्या होती है क्या नहीं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में अपन देख लेते हैं 3 डिग्री स्ट्रक्चर के बारे में। एक लाइन आती है एनसीईआरटी में कि प्रोटीन की जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होती है वो जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक मतलब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनके लिए एसेंशियल है। अब वो क्यों है एसेंशियल, एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रोटीन की जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होती है जो कि खुद के ऊपर ही और ज्यादा कुंडलित हो जाती है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन कुंडलित तो होती है, लेकिन वो अपने ऊपर और ज्यादा कुंडलित हो जाती है। तो इस अवस्था में उसमें कुछ साइट्स बन जाती हैं जिनको कहते हैं एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। और ये वही स्थल है जहां से जुड़ करके क्रिया कारक यानी सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो बात करते हैं कि यहां पर एक लाइन आती है कि अगर एक्टिव साइट नहीं होगी तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा इससे, एंजाइम से। और अगर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट किस में होती है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर में।
अगर एक्टिव साइट 3 डिग्री स्ट्रक्चर में होती है तो इसका मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए कौन सी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है? वो है 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि प्रोटीन की तरह एंजाइम्स में भी जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज्यादा असेंशियल होती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि एंजाइम्स में अगर ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर असेंशियल है, एक्टिव साइट्स है, उनसे सबस्ट्रेट जुड़े रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब अपन कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट, अब देखो कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इसको कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरित करने वाला। अरे जैसे कि तुम मान लो कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो बस, रिजल्ट तो आएगा लेकिन पता नहीं कब आएगा। और आज के टाइम अगर तुम्हारे को कोई ऐसे बोल दे कि अगर तुमने इतनी रैंक ले आई, जैसे कि मोस्टली बोला जाता ही है, तुम ये रैंक ले आओ, तुम वो रैंक ले आओ, तुम्हारे को ऐसा दे देंगे या फिर वैसा दे देंगे। कोई बाइक दे रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से एंट्री करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें करवा देते हो, उस टाइम पे तुम्हारा जो मोटिवेशन होगा डबल हो जाएगा। डबल हो जाने का मतलब तुम्हारा जो रिजल्ट 2 साल में आना था वो 1 साल में ही आ जाएगा। तो इस जगह पर जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी गई है, जो भी आपको है ना ये दिए गए हैं ना कि बाइक दे देंगे या फिर एंट्री ऐसे करवा देंगे वैसे, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको उत्प्रेरित कर रही है, कैटलाइज कर रही है। मतलब आप अब अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा दोगे। तो एंजाइम भी ऐसे ही काम करते हैं। क्या करते हैं ना कि ये रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप कर देते हैं, उससे प्रोडक्ट जल्दी बनवा देते हैं। तो अपन कहते हैं उत्प्रेरक, यानी ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर्स जो किसी रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, उसको जल्दी होने देते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्प्रेरक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। या तो ये हो सकते हैं ऑर्गेनिक, या फिर अपन कहते हैं ये हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। अगर मैं कार्बनिक उत्प्रेरक की बात करूं तो यानी इनके अंदर कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होगा और इनऑर्गेनिक में कार्बन कंटेंट नहीं होगा। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अपने पास में सबसे बेटर एग्जांपल है अपना एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और इनऑर्गेनिक के अंदर अपने पास में बहुत आता है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो, अलग अलग रिएक्शंस होती है उसमें, जैसे एक एग्जांपल है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ठीक है, तो वहां पे अपन बात कर लेते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, कि अगर दोनों को क्लासिफाई किया है, दोनों को अलग अलग क्लासिफाई किया है कि एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या रहता है ना कि इनऑर्गेनिक जो उत्प्रेरक है, अकार्बनिक उत्प्रेरक है, ये तापमान की उच्च परासर पर भी कार्य करते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर पर भी ये अपनी वर्क एफिशिएंसी प्रॉपर रखेंगे, हाई टेम्परेचर पर भी काम कर लेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक उत्प्रेरक, कार्बनिक उत्प्रेरक यानी एंजाइम्स जो है, ये तापमान की एक विशेष परासर पर ही कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन बोल देंगे कि टेम्परेचर के स्पेसिफिक वैल्यू, ताप की एक विशेष परासर पर ही ये कार्य कर सकते हैं। तो अपने पास में एनसीईआरटी एक लाइन देती है कि एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक की भांति ताप की उच्च परासर पर कार्य नहीं कर सकते। ये एक विशेष ताप परासर पर ही कार्य कर सकते हैं, जो कि लगभग अपन मान लेते हैं कि एवरेज एक दी हुई रहती है 40 डिग्री सेल्सियस। इस पर तो ये काम कर लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा पर ये काम नहीं कर पाएंगे। तो अब अपने पास में एक बात आती है कि अगर इससे ज्यादा पर ये काम नहीं कर पाएंगे तो मतलब अपनी बॉडी में तो केवल वही रिएक्शंस हो सकती हैं जो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहेगी, तभी तो एंजाइम काम करेंगे। तो इस तरह से अपन बात कर लेते हैं, एंजाइम्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर एंजाइम्स आ गए जो कि ताप की एक विशेष परासर पर कार्य करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो ताप की उच्च परासर पर भी कार्य कर सकते हैं। अब अपने पास में बात आती है कि क्या सभी एंजाइम्स तापमान की निम्न परासर पर ही कार्य करते हैं, या फिर कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो उच्च ताप के लिए भी सहनशील होते हैं। तो देखो अपन एक बात करते हैं कि गंधक के झरने, गर्म क्षेत्र या समुद्र की गहराई वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वहां पर जो जीवाणु प्रेजेंट है, तो क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि अगर वो वहां पर जीवित है
अगर वो वहां पर जिंदा है तो इसका मतलब उनकी जैविक क्रियाकलाप यानी उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चालू है। अगर जिंदा है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी चालू है, यानी उनका एंजाइम उस उच्च तापमान को सहन कर सकता है। तो इसका मतलब सभी एंजाइम्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि तापमान की उच्च परासर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो गर्म जगह पे रहते हैं, गर्म क्षेत्रों में रहते हैं, उनके एंजाइम्स उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। तो अब बात आती है इस एंजाइम्स को क्या बोलेंगे फिर? उनको बोलेंगे ताप स्थायी, अर्थात ऐसे एंजाइम जो हाई टेम्परेचर को भी सहनशील है, यानी हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं, उस पर भी स्थायी है, तो उनको कहते हैं ताप स्थायी या ऊष्मा स्थायी, थर्मोस्टेबल। अब बात करते हैं अगर इनको ताप स्थायी या ऊष्मा स्थायी कहते हैं तो इसका एग्जाम्पल भी दो, क्योंकि हम तो देश के अच्छे नागरिक हैं, हमारे को तो हर चीज का एग्जाम्पल चाहिए। तो चलो एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अपन बायोमोलिक्यूल्स को कनेक्ट करते हैं किससे? बायोटेक्नोलॉजी से। एक्चुअली क्या होता है ना कि अपने पास में दिमाग में एक थ्योरी रहती है कि नहीं ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया। अगर आपको चैप्टर वाइज दे दे तब तो बढ़िया है, वरना कनेक्ट कर दिया तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। पर ऐसा नहीं है, एनटीए क्या करता है ना कि हर चैप्टर को आपस में कनेक्ट करता है, और इस बार के तो पैटर्न में भी उसने जूलॉजी बॉटनी के अलावा बायोलॉजी दे दी मिक्स में। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में एक टेक्निक थी, या एप्लीकेशंस में नहीं तो प्रिंसिपल्स में, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए काम करती है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज। अब बात करते हैं अगर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना रहा है तो वो 3 स्टेप में होती है। पहला था कौन सा? डीनेचुरेशन। दूसरा था कौन सा? एनिलिंग। और तीसरा था एक्सपेंशन। वहां पर एक एंजाइम काम आया था, टेक डीएनए पॉलीमरेज। तो चलो उसकी बात कर लेते हैं, वो ही यहां पर एग्जाम्पल में काम आएगा अपने। तो जो ऊष्मा स्थायी एंजाइम्स है उसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं टेक पॉलीमरेज या टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि टेक क्या है यहां पर। तो अगर मैं टेक की बात करूं तो यहां पर जो टेक है ये है बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो अगर मैं इस एंजाइम की बात करूं तो ये जो एंजाइम है ये थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से पृथक्कृत किया गया था, जीवाणु से पृथक्कृत। और अपन बात करते हैं थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से पृथक्कृत करने के कारण, मतलब उससे एक्सट्रैक्ट करने के कारण इसका नाम दिया गया टेक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस जो कि गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है और ताप को, अत्यधिक ताप को सहन करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और वो अत्यधिक ताप को सहन करने की क्षमता होती है इसके एंजाइम में जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। अब बात कर लेते हैं अपन इसका यूज कहां पर है या फिर इसके अंदर क्या ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर है। थर्मस एक्वेटिकस की अगर मैं बात करूं, पॉलीमरेज की, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 72 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक सक्रिय रहता है, पर सर्वाधिक सक्रिय रहता है। मतलब 72 डिग्री सेल्सियस पर ये अपनी एक्टिविटी सबसे ज्यादा शो करेगा। अब बात कर लेते हैं 72 पर करेगा शो, बस इतना ही नहीं, अभी तो इसकी और भी खासियत है। इसकी और खासियत क्या है ना कि ये 90 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या रहता है? एक्टिव रहता है। यानी देखो बोला था कि ताप की उच्च परासर पे काम करेगा, 72 डिग्री सेल्सियस पर तो हाईली एक्टिव, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ये क्या है? एक्टिव है। अब अगर ये 90 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्टिव है तो अपने पास में एक बात और आती है फिर कि ये जो है ये टेम्परेचर, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये टेम्परेचर देखा हुआ सा लगेगा, और देखा हुआ सा क्यों लगेगा? ये तो फील भी होगा। कहां पर?
पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पर हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं। डीएनए का एम्प्लीफिकेशन याद है, 30 बार के चक्कर में 30 साइकिल्स में 1 बिलियन टाइम्स डीएनए एम्प्लीफाई हो जाता है। तो वहां पर ये काम आता है एंजाइम। तो बात कर लेते हैं इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज है या एप्लीकेशन है वो है कहां पर, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम इसको काम में लेते हैं। और वो वहां पर क्यों काम में लिया जाता है, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो एक्सपेंशन होता है वहां पर टेम्परेचर चाहिए होता है अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस। और वहां पे पॉलीमराइजेशन होता है। नॉर्मल पॉलीमरेज अगर काम में लोगे तो वो डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल एंजाइम है, नॉर्मल प्रोटीन है, हाई टेम्परेचर पर उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो वो कहते हैं ना कि तीसरा वाला तीसरा नहीं रहेगा, वो दूसरे में बदल जाएगा। और अगर कोई दूसरा हो गया तो वो अपने काम का है क्या, नहीं रहेगा ना। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर भी। अगर हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल एंजाइम को एक्टिव कराया जाए तो एक्टिव नहीं होगा, वो डीनेचर हो जाएगा, उसका काम तमाम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पे कौन काम आए, तो फिर प्रकट होते हैं अपने टेक पॉलीमरेज डीएनए, टेक डीएनए पॉलीमरेज। और ये काम कर लेते हैं वहां पे आसानी से, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। चलो ये बात हो गई अपने पास में एग्जाम्पल की, कि ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा सबसे पहले कि एंजाइम्स जो है वो अधिकतर क्या रहते हैं, प्रोटीन्स, लेकिन कुछ हैं जो न्यूक्लिक एसिड भी हैं। और अब बात करते हैं ऐसे एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड है जैसे आरएनए, उनको कहते हैं राइबोजाइम्स। फिर बात करते हैं प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसमें अपन बात कर लेंगे तीसरी स्ट्रक्चर जो है 3 डिग्री, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि कुछ साइट्स बन जाती है जिनको कहते हैं एक्टिव साइट्स। और ये एक्टिव साइट्स जो है वो जैविक क्रियाकलाप यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं अपन, कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं एंजाइम। और उसके अंदर अपन बोल देंगे कि कैटलिस्ट भी कितने टाइप के, 2 टाइप के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। दोनों में फर्क क्या है कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते, नॉर्मल कैटलिस्ट की बात है, लेकिन इनऑर्गेनिक जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन कि नॉर्मल जो एंजाइम है वो कितने ताप पर असर पे काम कर सकता है, कितने टेम्परेचर पर ये काम कर सकता है। तो ये करता है एक एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो टेम्परेचर की हाई वैल्यू पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं गर्म पानी के झरनों में होते हैं, गंधक के झरनों में होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। और ऐसे एंजाइम्स को बोला जाता है क्या, ताप स्थायी या ऊष्मा स्थायी एंजाइम्स। एग्जाम्पल है टैक पॉलीमरेज यानी टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से पृथक्कृत किया गया है। इसकी खासियत है कि ये 72 डिग्री सेल्सियस पर हाईली एक्टिव होता है, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या रहता है, एक्टिव रहता है। इसका यूज किया जाता है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि काम आता है किसमें, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। और डीएनए एम्प्लीफिकेशन तो देखो पीसीआर अपने को 2-3 जगह दिया हुआ है। जैसे बात कर लेते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए बायोटेक्नोलॉजी, वहीं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में अपना एक टॉपिक है आणविक निदान। तो उस आणविक निदान के अंदर जो अपने को दिया हुआ है पीसीआर, वहाँ पर एक बात बोली गई है कि पीसीआर जो है उस स्थिति में एक डायग्नोसिस के रूप में काम करता है जहाँ पे रोगाणुओं की संख्या कम हो। अब रोगाणु की संख्या कम है तो उनका न्यूक्लिक एसिड जो है वो कम रहेगा, उस न्यूक्लिक एसिड को तुरंत पहचान पाना आसान नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं एलाइजा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट की बात करेंगे जो कि एड्स के लिए किया जाता है। एलाइजा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, कन्फर्मेशन टेस्ट नहीं है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि एचआईवी का जो वायरस जैसे बॉडी में एंटर होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, बहरूपिया है वो एक तरह से। वो क्या करेगा ना, अपने आरएनए को डीएनए में चेंज कर देगा।
तो इसका प्राइमरी सिम्टम पता चल ही नहीं पाता है, अर्लियर स्टेज में इसको पता लगा ही नहीं पाते अपन। लेकिन अगर अपन पीसीआर करवा देंगे तो उस पीसीआर में क्या होगा कि उस आरएनए का एम्प्लीफिकेशन, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होगा, ज़्यादा डीएनए उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा और उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन कराओगे तो उससे बहुत सारे आरएनए बनेंगे और वहाँ पे आसानी से उसको पहचाना जा सकता है। तो पीसीआर एड्स का एक कंफर्मेशन टेस्ट है, एलाइजा ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है। एलाइजा में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिस पे टेस्ट किया जाता है। तो चलो ये बातें हो गई अपने पास में एक नॉर्मल एंजाइम के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। अभिक्रिया, अपने पास में बात आती है अभिक्रिया। देखो अपन प्रॉपरली है ना एनसीईआरटी बेस्ड लेकर के चलेंगे टॉपिक टू टॉपिक। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि रिएक्शन जो है, अभिक्रिया क्या है, क्रिया कारक आपस में क्रिया करके और उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसको अपन कहते हैं अभिक्रिया। ठीक है, अब अभिक्रिया में अपन बोल देंगे अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया दो प्रकार की, देखो पढ़ बायोलॉजी रहे लेकिन फील पूरा है ना अपने को केमिस्ट्री वाला भी आ रहा है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो अपन ना तो बायोलॉजी में बात कर सकते हैं ना केमिस्ट्री में बात कर सकते हैं, ये है दोनों का मिलाप यानी बायो केमिस्ट्री। तो अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया जो है वो कितने प्रकार की, दो। एक अपन बोलते हैं भौतिक और एक होती है रासायनिक। भौतिक और रासायनिक। अगर मैं बात करूं कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या फर्क है, तो देखो अगर मैं आपको एक बर्फ का टुकड़ा दे दूं तो बर्फ का टुकड़ा जो है ना उसका फॉर्मूला रहेगा H2O। अगर मैं उसको बोल दूं कि पिघला दो भाई, इसको पिघल जाएगा, है ना। जैसे कभी कभार हम पिघल जाते हैं, तो कहाँ पिघलते हैं वो अपने अपने अनुसार देख लेना। लेकिन अभी अपन बात करते हैं जैसे ही हम पिघल जाते, अरे सॉरी हम नहीं पिघलते, बर्फ पिघल जाती है ना। तो जैसे ही बर्फ पिघलती है तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, और जब वो वाष्पीकृत होगी तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। तो भाई यहाँ पे जब फॉर्मूला ही H2O ही है तो इसका मतलब उसमें केमिकल बॉन्ड्स तो टूटे ही नहीं, और टूटे ही नहीं तो नए बने ही नहीं। तो इसका मतलब रासायनिक बंधों में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अवस्था बदल गई, एक ठोस था द्रव हो गया, गैस बन के उड़ गया। अगर उसको वापस संघनित कराएंगे वापस द्रव बनेगा, द्रव के बाद बोले रख दो फ्रिज में, जम जाएगा, बर्फ बन जाएगी। तो ऐसे में अपन बात कर लेते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक बंध परिवर्तन नहीं होता लेकिन भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था परिवर्तन होता है, उनको कहते हैं भौतिक अभिक्रियाएं, फिजिकल रिएक्शंस। लेकिन अगर अपन बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस में अपन बोल देंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक बंध का परिवर्तन होगा, रासायनिक बंध परिवर्तन होगा। लेकिन रासायनिक बंध परिवर्तन होगा लेकिन अवस्था परिवर्तन हो भी सकता है, अवस्था परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज है। यानी कि अपन कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं जैसे कि बेरियम सल्फेट है, इसका मैं एग्जांपल थोड़ा इधर की तरफ बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि बेरियम सल्फेट है PaSO4 प्लस H2O, भाई जल के साथ में रिएक्शन करा देंगे, क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और बन जाएगा क्या, H2SO4। ठीक है, देखो पहले क्या था, बेरियम सल्फेट और जल, अब क्या बन गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब बॉन्ड्स ब्रेक हुआ और नए बॉन्ड्स बन गए। तो इस अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की, दो प्रकार की, भौतिक और रासायनिक। अब देख बेटा
भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में फर्क किस चीज का आया? रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक बंधों में परिवर्तन का। रासायनिक बंध कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, किस में? भौतिक में। लेकिन रासायनिक वालों में रासायनिक बंध पर परिवर्तन पड़ेगा। अवस्था परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो भी दो प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, है ना। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे साथ में देखते चलना, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज में ले रहा हूं। अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। कितने प्रकार की? दो। या तो क्या हो सकती है? कार्बनिक, या क्या हो सकती है? अकार्बनिक। अकार्बनिक। तो देखो, जहां अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना, वहां पर भी कुछ बच्चों के ऐसे प्रॉब्लम आती है कि सर आप है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हो, तो हम हमारे में से कुछ के तो समझ में आ रहा है, पर कुछ को समझ में तो आ रहा है लेकिन नोट्स भी मिल जाते तो बढ़िया रहता। तो आप लोग चाहो ना तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे नोट्स है, और बाकी अपनी जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बनिक और अकार्बनिक होने का मतलब क्या है। तो मतलब तो बहुत कुछ है ना, मतलब पे ही तो सब कुछ होता है। तो चलो इधर देखते हैं। कार्बनिक रिएक्शन, जैसे स्टार्च का जल अपघटन, स्टार्च का जल अपघटन, और स्टार्च का जल अपघटन करने पर जो ग्लूकोज बनेगा वो है एक कार्बनिक अभिक्रिया का उदाहरण। जैसे स्टार्च है C12H22O11, इसका अगर जल अपघटन कराया जाए तो ये बदल जाएगा C6H12O6 में। यहां पर ये सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। तो ये अभिक्रिया जिसमें कार्बन कंटेंट भी है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में हो रही है, ऐसी अभिक्रियाओं को बोल देंगे कार्बनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर मैं बात करूं अब किसकी? अकार्बनिक की, तो थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैंने आपको बताया था बेरियम सल्फेट प्लस H2O, और ये अपने को दे देगा क्या? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। यह अभिक्रिया जो है ना, अब इस अभिक्रिया में देखो कोई कार्बन आपको दिख नहीं रहा, तो यहां पर बात कर लेंगे, ये होती है क्या? अकार्बनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार से बांट दी अपन ने, कौन कौन सी? कार्बनिक और अकार्बनिक। अब बात करते हैं कार्बनिक अभिक्रिया क्या होती है। कार्बनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बनिक यौगिकों के मध्य होगी वो, एक कार्बनिक यौगिक टूट के दूसरा बना लेगा, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण हो गया, ठीक है। अकार्बनिक की बात कर लेते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट और H2O, थोड़ी देर पहले भी अपन ने इसका एग्जाम्पल लिया था, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गई आपके पास में अकार्बनिक अभिक्रिया। पर अब अपन बात करते हैं कि इतनी देर से अपन बात कर ही जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है, क्रियाकारक मिलकर के और उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो अब अपने पास में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है अभिक्रिया की दर। देखो, यहां से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जब अपन बात करते हैं तो इसमें बोलेंगे कि अच्छा, पहले तो एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि एक उत्पाद का निर्माण हुआ। अभी तक मैंने केवल आपको एक बात बोली है कि उत्पाद का निर्माण हुआ। जैसे कि अपन बात कर ले कि आपने श्वसन किया, सांस लिया, है ना, और सांस जब आपने लिया तो कितना लिया? बोले 12 से 16 बार लिया, लेकिन कितनी देर में लिया? समय की तो बात ही नहीं की किसी ने। तो जब समय की बात कर लेते हैं ना, तो वो श्वसन श्वसन नहीं रहता, वो बदल जाता है श्वसन दर में। तो जब किसी दिए गए समय के सापेक्ष किसी चीज की बात की जाए तो दर में बदल जाती है। जैसे सांस ले रहे हैं अपन 12 से 16 बार, लेकिन कितनी देर में? 1 मिनट में। तो अपनी श्वसन दर क्या हो गई? 12 से 16 प्रति मिनट। वही बात करते हैं कि अपना हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है, तो हृदय स्पंदन कितना? बोले 72, लेकिन कितनी देर में? तो पर मिनट। अगर स्पंदन प्रति मिनट की बात कर ले अपन,
72 स्पंदन प्रति मिनट, तो वहां पर उसको बोलेंगे हृदय स्पंदन दर, हार्ट बीट रेट। चलो थोड़ा सा उत्सर्जन पे भी बात कर लेते हैं। उत्सर्जन पे बात करते हैं। अपने पास में एक आता है अपना किडनी, ठीक है। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड को जब वो फिल्टर करती है तो उससे मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन, जिसको अपन यूरिन फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि यूरिन का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर पहला जो चरण आता है उसको अपन बोलते हैं निस्सयंदन या परानिस्सयंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक द्रव का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं गुच्छीय निस्सयंद, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की वैल्यू आपको याद हो तो 125 है, लेकिन अगर मैं इसको समय के सापेक्ष बात कर लूं तो 125 पर मिनट, या मैं इसी को कह सकता हूं 180 लीटर पर डे। तो ये जो मैंने समय के सापेक्ष इसकी बात कर ली, तो अब इसको अपन केवल गुच्छीय निस्सयंद नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुच्छीय निस्सयंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तो इसी तरह से अपन ने बात की दर के लिए, तो यहां पर भी है ना किसी अभिक्रिया के लिए, क्योंकि अभिक्रिया जब होती है तो निर्माण किसका होता है? उत्पाद का निर्माण होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो अगर मैं इस बनने वाले प्रोडक्ट को समय के सापेक्ष बात कर लूं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात कर लूं, तो अपन बात कर लेंगे dP अपॉन dt, यानी दिए गए समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा। ये होती है कि अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन। कितने समय में कितना प्रोडक्ट बन रहा है उसको अपन दर से मापेंगे। पर एक लाइन और बोलती है एनसीईआरटी की, यदि दी गई अभिक्रिया में, यदि दी गई अभिक्रिया की या रिएक्शन की दिशा निर्धारित हो, कि दिशा निर्धारित हो, देखो एक कंडीशन दी है इसने, है ना, कि अगर दिशा निर्धारित हो तब अपन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं, अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं। लेकिन वो कौन सी कंडीशन में बोलेंगे? वो केवल उस कंडीशन में बोलेंगे जब दिशा निर्धारित हो, ठीक है, दिशा अपने को दी गई हो। तो यहां से है ना अपने पास में एक असर्शन रीजन या स्टेटमेंट क्वेश्चन भी अपन कह सकते हैं कि क्या अभिक्रिया के वेग को सदैव अभिक्रिया की दिशा अभिक्रिया की दर कहा जा सकता है? क्या अभिक्रिया के वेग को सदैव अभिक्रिया की दर कहा जा सकता है? तो बिल्कुल कहा जा सकता है, ठीक है। क्या अभिक्रिया की दर को सदैव अभिक्रिया का वेग कह सकते हैं क्या? तो देखो, अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया का वेग सदैव नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि तभी कहेंगे जब उसकी दिशा निर्धारित हो, किसकी? अभिक्रिया की। तो बात करते हैं कि अभिक्रिया की दर सदैव अभिक्रिया का वेग नहीं होती, वो अभिक्रिया का वेग होती है कब? जब उसकी दिशा निर्धारित हो। तो यहां से अपने पास में एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया के वेग के लिए। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग अपने पास में आ गया। और देखो, कभी भी अपने में कुछ भी परिवर्तन हो, पहली बात तो कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन तो होता रहता है ना। अब बोलेंगे बायोलॉजी वाले हैं कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो ये भी मानती है, ठीक है, अभिक्रिया की दर है, ये भी मानती है इस बात को। ये क्या बोलती है? बोले कि सब परिवर्तित होते हैं, मैं भी होंगी, मैं कभी ज्यादा होंगी, मैं कभी कम होंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इसके आगे कोई बोल सकता है क्या? तो अपन बात कर लेते हैं, बोले ठीक है, तू हो जा परिवर्तित, तू ज्यादा भी हो जा, तू कम भी हो जा, लेकिन हमें ये बता कि तू अपने आप परिवर्तित होएगी या तुझे कोई प्रभावित करेगा, तब तू परिवर्तित होएगी। फिर ये कहती है, बोले कि देखो ऐसी बात है कि परिवर्तित तो है ना, मेरे को करने के लिए कुछ कारक आएंगे, मैं तभी परिवर्तित होंगी। तो बोले ठीक है, तो चल बता क्या बोले फिर हम उनको। तो ये कहती है, बोले कि जो कारक मेरे को प्रभावित करते हैं, जो कारक मेरे को, यानी जो कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, उनको कहते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स होते हैं कुछ जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले और घटाने वाले जो कारक होते हैं
कौन से होते हैं और किस प्रकार वो इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये अपन आज का यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं जो इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि एंजाइम्स जो है उसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। क्या सभी अभिक्रियाओं में एक ही एंजाइम काम आते हैं? क्या अभिक्रियाएं एक ही पद में होती है, अनेक पदों में होती है? तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं अपन ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि एंजाइम से ज़्यादातर क्या होते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता हूँ। अब ऐसा मान लो मेरे पे भी एंजाइम काम करने लग गया। अपन बात कर लेते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ में न्यूक्लिक एसिड होते हैं और ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं क्या? राइबोजाइम्स। और राइबोजाइम्स में मुख्य घटक क्या है? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर बात करते हैं प्रोटीन्स की तरह एंजाइम्स में भी 4 प्रकार की संरचना होती है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन इसकी जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होती है एक्टिव साइट्स। फिर अपन ने बात कर ली कि एंजाइम्स जो है एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जिनको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इन्हीं की तरह एक होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। दोनों में फर्क क्या है कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह हाई टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसी पर वो काम करते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं पर वो जिंदा है, मतलब उनके एंजाइम्स उनके लिए एडेप्ट है। उनको बोलते हैं ऊष्मा स्थायी ताप स्थायी एंजाइम्स। एग्जाम्पल है टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से पृथक्कृत किया गया है, जो कि हाई टेम्परेचर पर रहता है। इसकी खासियत है कि 72 डिग्री सेल्सियस पर ये एंजाइम हाईली एक्टिव होता है और 90 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्टिव रहता है। एग्जाम्पल है इसका पीसीआर में। पीसीआर में अपन काम में लेते हैं कौन सा? टेक डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि पीसीआर में जो इस एंजाइम को काम में लेने वाला स्टेप है वो 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पीसीआर क्या काम आता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन में। और साथ ही साथ अपन बात करते हैं इसका 2 जगह काम है। एक तो एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट है, दूसरा अपन बात कर सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने में भी काम आता है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, भौतिक यानी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन जिसके अंदर रासायनिक बंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन अवस्था परिवर्तन होता है। केमिकल रिएक्शन जिसमें रासायनिक बंध में परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे भौतिक वाली का एग्जाम्पल है बर्फ से पानी और पानी से वाष्प, या उल्टा कर दो वाष्प से पानी और पानी से बर्फ। रासायनिक का एग्जाम्पल ये आपके पास में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, कार्बनिक और अकार्बनिक। जैसे स्टार्च का जल अपघटन है वो होती है क्या? कार्बनिक, जबकि ये रिएक्शन आपको दी हुई है ये अकार्बनिक। अब बात करते हैं जो रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के बनने की जो रेट होती है वो क्या कहलाती है? तो वो होती है अभिक्रिया की दर। लेकिन अगर इसकी दिशा निर्धारित हो तब हम इसको बोलेंगे अभिक्रिया का वेग। क्या ये बदल सकती है या नहीं बदलेगी? बदलते तो सब है, ठीक है। तो यहां पर भी बात कर लेते हैं, अभिक्रिया की दर भी बदल सकती है। बदलने के लिए, लेकिन खुद नहीं बदलेगी, बदलने के लिए कुछ कारक काम आएंगे, उनको कहते हैं क्या? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि इसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो अभिक्रिया की दर है उसको हम सदैव अभिक्रिया का वेग नहीं कह सकते हैं। क्यों? तभी कहेंगे जब दिशा दी गई हो। लेकिन अभिक्रिया के वेग को सदैव अपन क्या कह सकते हैं? अभिक्रिया की दर कह सकते हैं। तो चलो ये अपन ने आज बात कर ली एंजाइम्स के लिए, ठीक है। और बाकी का जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उसके अलावा जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी क्लासेस में या फिर कभी भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम के लिए मैंने बताया था कि नोट्स अवेलेबल है, टेलीग्राम की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी करवा सकते हो, लिख सकते हो, जो मन मर्जी हो करो, लेकिन पढ़ जरूर लेना उनको, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड अपन लेकर के चल रहे हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।